Hello guys, welcome to Devsi Law Classes. I'm मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 की, जिसमें 234 सेक्शंस है, 4 शेड्यूल है और 16 चैप्टर है। ये चैप्टर 9 बात करता है डिवोल्यूशन और सेक्शन 107 रिक्वेस्ट बाय भूमिधर और असामी। इसकी सबसेक्शन 1 बात करती है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ Subsection 2 भूमिधर with transferable rights may bequest his interest in his holding by will। ये जो है एक विल यानी कि जो वसीयत बोलते हैं जिसको, उस वसीयत को भूमिधर या असामी किस तरह से वसीयत कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से वो दूसरे को एक विल में या वसीयत में बदल सकते हैं। सेक्शन 107 का सबसेक्शन 2 इन रिलेशन टू ए भूमिधर with transferable rights belonging to scheduled caste or scheduled tribe, the provisions of section 98 and 99 shall apply to the making of bequests as they apply to transfer during lifetime। देखिए सेक्शन 98 और 99 रिस्ट्रिक्शंस करती है कि किस तरीके से इनकी जो लैंड है, इनकी जो होल्डिंग है, उसको कौन कौन ले सकता है और किस तरीके से दे सकता है। ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया भी है। अभी सबसेक्शन 3 एवरी विल मेड अंडर दिस सेक्शन shall notwithstanding anything contained in any law, custom or uses by in writing or attested by two witness and registered। देखिए विदाउट विटनेस के, विदाउट राइटिंग के और जो भी कस्टम है इनके बिना आप रजिस्टर नहीं कर सकते किसी भी लैंड को किसी भी विल में, और या किसी भी लैंड को किसी को जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो विदाउट अटेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि जो भूमिधर है या सामी है किसी जोत में भी अपनी हित को इच्छा पत्र द्वारा वसित करने का अधिकार नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, ये सब सेक्शन 4 में बताया गया है। क्योंकि असामी ट्रांसफरेबल राइट नहीं रखता, वो नॉन ट्रांसफरेबल राइट होल्डिंग पर्सन है। अभी सबसेक्शन 5 बात करती है ए बिंक्वेस्ट मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी वॉइड। देखिए यदि किसी भी तरह का उस जो अपने राइट्स, अपनी इंटरेस्ट जो ट्रांसफर कर रहा है, जो विल के या वसीयत के मुताबिक, यदि उसमें कोई झगड़ा है, कॉन्ट्रावेंशन है बिटवीन द शेयर होल्डर और बिटवीन द हेयर्स, तब वह वॉइड होगा, यानी जो भी वसीयत की गई है वह शून्य होगी। सेक्शन 108 ओवरऑल यदि बात करें तो आसामी इसमें नहीं कर सकता, और जो ट्रांसफरेबल राइट रखता है, जो होल्डर है, मैंने 4 किस्म के जो होल्डर बताए थे, ट्रांसफरेबल राइट्स वाला, नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला, आसामी और गवर्नमेंट लीज वाला। उसमें ट्रांसफरेबल राइट वाला कर सकता है, लेकिन 98 और 99 उसमें रिस्ट्रिक्शन करती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल जो कास्ट है उनके आप नहीं कर सकते और किन दौरान कर सकते हैं। आसामी नहीं, आप कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ विदाउट यूजेस और राइटिंग अटेस्ड बाय टू विटनेस एंड रजिस्टर्ड। और जो
यदि किसी ने किया है और उसमें कॉन्ट्रावेंशन है तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो वॉइड होगा, शून्य होगा। सेक्शन 108 जनरल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन टू मेल भूमिधर असामी और गवर्नमेंट लीजी, यानी जो पुरुष भूमिधर है और असामी या सरकारी पट्टेदार है के अधिकार का सामान्य क्रम जनरल ऑर्डर क्या है। इसकी सबसेक्शन 1 बात करती है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 107। 107 में अभी बताया गया कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट असामी वगैरह जो किस तरीके से अपनी होल्डिंग और विल को नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, और जो नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला है वह कर सकता है। और यदि कोई कंट्रावेंशन है तो उसमें वो जो है सेक्शन के लिए वो इस सेक्शन में वॉइड होगा, शून्य। अभी वेहर ए भूमिधर असामी और गवर्नमेंट लीजी बीइंग ए मेल डाई, एक पुरुष है और वो मर जाता है, गवर्नमेंट लीजी या असामी, हिज इंटरेस्ट इन हिज होल्डिंग हैज shall devolve upon his heir, उसके जो हेयर्स में है वो किस तरीके से होगा, रिलेटिव स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग प्रिंसिपल नेम, वो इस कानून के इस नियम और इस प्रिंसिपल के आधार पर वो उसको उसके हेयर में जो है शेयर जाएंगे या उसका इंटरेस्ट जाएगा। नंबर वन है दी हेयर्स स्पेसिफाइड in any one clause of subsection 2 shall take simultaneously in equal share, बराबर जो भी हिस्सेदार होंगे उनमें बराबर बराबर शेयर जो है वो लेगा। क्या सेकंड है दी हेयर्स स्पेसिफाइड इन एनी प्रीसीडिंग clause of subsection 2 shall take to the exclusion of all here specified in succeeding clause, that is to say, those in clause A shall be preferred to those in clause B, those in clause B shall be preferred to those in clause C, and so ऑन इन सक्सेशन, कि सक्सेशन में किस तरीके से ये बटेंगे, यानी कि जो उपधारा 2 है वो किसी भी पूर्ववर्ती खंड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी से उत्तरवर्ती खंडों में विनिर्दिष्ट समस्त उत्तराधिकारी अपवर्जित होंगे, अर्थात खंड क में स्थित उत्तराधिकारी खंड ख में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमान्यता प्राप्त करेंगे और खंड क में स्थित उत्तराधिकारी खंड ग में स्थित उत्तराधिकारियों से उत्तराधिकार में अधिमानता प्राप्त करेंगे आदि। क्या है थर्ड, इफ देयर आर मोर विडो, यदि यहाँ पर कोई मोर विडो देन वन, एक से अधिक विडो है ऑफ भूमिधर आसामी और गवर्नमेंट लीज, यानी भूमिधर जो भी आसामी है या गवर्नमेंट लीज में है, ऑफ एनी प्रीडिजीज्ड, यानी जो पूर्व मृत है, मेल जो लिनियल है, डिसेंडेंट है, हु वुड हैव बीन एन हेयर इफ अलाइव, ऑल सच विडो टुगेदर शैल टेक वन शेयर, जो वे जो उसकी विडो है वो जो है एक हिस्सा लेंगे, और दूसरा जो आसामी और उसका जो पूर्व डिजीज का जो भी डिसेंडेंट यानी जो भी उसका उत्तराधिकारी है, यदि वह जिंदा होता तो उस तरीके से वो भी उसमें वो शेयर। अभी है फोर्थ की बात करें तो दी विडो और विडोड मदर, यानी जो विडो है और विडो की मदर, और दी फादर्स, विडो और विडो मदर और फादर्स विडो, यानी फादर्स की जो विडो है
widow mother, or the widow of any predeceased और पूर्व मृत male lineage descendant की, who would have been an heir if alive, shall inherit only if she has not married. यदि वो दोबारा शादी नहीं करती तो वो भी उसमें इनहेरिएंट जो उसका शेयर होगा उसका इंटरेस्ट होगा। जैसे कि यदि वो जिंदा होते, जो लिनार्ड डिसेंडेंट है प्रीडिजीट का, तो उस तरीके से, यानी कि यदि विधवा और विधवा माता, पिता की विधवा माता या पूर्व मृत पुरुष वंशानुगत अधिकारी जो यदि जीवित होता, यानी जो मरने वाला जो पूर्ववर्त जीवित होता, तो उसका भी अधिकार होता कि विधवा को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि वह शादी ना करे, दोबारा शादी ना करे। मरने वाले की विधवा यदि दोबारा शादी ना करे तो उसको पूरा अधिकार मिलता है। किस तरीके से, अभी सबसेक्शन 2 बात करते हैं दी फॉलोइंग रिलेटिव्स। जो ये रिलेटिव्स हैं कौन कौन, जो नीचे दिए जाएंगे अभी इस जो सबसेक्शन में। मेल भूमिधर आसामी और गवर्नमेंट लीजी आर हेयर सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, नेमली क्या है, ए विडो अनमैरिड डॉटर एंड द मेल lineal descendants in the male line of descent पर स्ट्रिप्स। दो का ये है कि विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र पौत्रादि क्रम पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार, जो भी उनकी शाखा है उसके अनुसार। इसमें एक प्रोवाइजो है दैट द विडो एंड द सन ऑफ प्री डिजीज, जो विडो है और उसका सन यानी पुत्र और पूर्व मृत सन हाउ लो से हाउ लो सो एवर shall inherit per strip the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive। यदि वो जिंदा रहता, जो पूर्व मृत पुत्र के पिता पुत्र के पुत्र और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, चाहे वो कितनी लो सो एवर, जो कितनी भी नीची पीढ़ी में हो, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जिंदा होता। पूर्व मृत पुत्र को यदि सन हैड ही बीन अलीव, यदि वो जिंदा होता। कैसे, इसमें बी है मदर एंड फादर, माता और पिता, सी डिलीटेड हो गया, और डी है मैरिड डॉटर, विवाहित पुत्री। इसका ई है सी है ए बी सी डी ई, ई ब्रोदर, ब्रोदर ये है brother, unmarried sister, being respectively the son, daughter of the same father, यदि उस सेम फादर से है, एज द डिजीज्ड, जो मृतक है, सन ऑफ ए प्री डिजीज, पूर्व मृतक, ब्रोदर और प्री डिजीज ब्रोदर हैविंग बीन सन ऑफ द सेम फादर एज द डिजीज्ड, यानी यदि वो सेम फादर के, यानी के जो है भाई और अविवाहित बहनें जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हो, यानी उसी सेम फादर के पुत्र और पुत्री हो, और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो, उसी मृत पिता का प्री सन ऑफ द सेम फादर ऑफ डिजीज, उसी मृत पिता का पुत्र हो। अभी
एफ है सन्स डॉटर, जो उसकी जो पुत्र है उसकी डॉटर। जी है फादर्स मदर, फादर्स उस फादर की मदर, और फादर्स फादर यानी बाबा। एच है डॉटर सन, डॉटर सन यानी पुत्री का पुत्र, और मैरिड सिस्टर विवाहित बहन, और हाफ सिस्टर, हाफ सिस्टर बोलते हैं सौतेली को, यानी कि फादर वही है, यह माता दूसरी है, हाफ सिस्टर यानी सौतेली। बीइंग द डॉटर ऑफ सेम फादर एज फादर, उसका वही है लेकिन माता दूसरी है, हाफ सिस्टर। और के है सिस्टर्स सन, यानी बहन का पुत्र। आई है हाफ सिस्टर, हाफ सिस्टर वही, फादर सेम है, प्रीडिजीज्ड, और ब्रोदर सन, और ब्रोदर का बेटे का बेटा। ये क्या है? ब्रोदर्स सन्स, सन्स यानी ब्रोदर के सन का सन। अभी एन की बात करें, फादर्स, फादर्स सन, फादर के फादर का लड़का। और ओ है फादर्स फादर्स सन्स सन्स, ये ओ हो गया फादर्स फादर्स सन। एंड पी मदर्स मदर्स सन, मदर की मदर का बेटा। ये इस तरीके से इसका जो है सक्सेशन का ये होगा। और 109, सेक्शन 109, यदि सक्सेशन टू वुमेन इनहेरिटिंग इंटरेस्ट एज ए फीमेल हेयर, यदि स्त्री वारिस के नाते विरासत में उसका हित करने वाली स्त्री का अधिकार, यानी सक्सेशन उत्तराधिकार टू वोमेन को इनहेरिटिंग इंटरेस्ट एज ए फीमेल हेयर, उसके फीमेल हेयरों का क्या होगा? ये भी सेम ही है एक तरह से। वेयर बिफोर ए आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड एनी वोमेन इनहेरिएंट इंटरेस्ट ऑफ ए मेल भूमिधर आसामी गवर्नमेंट लीजी और होल्डिंग एंड सच वोमेन डाई, जो उस होल्डिंग पे है वो वोमेन एक्सपायर हो जाती है और मैरिज और रीमैरिज कर लेती है, तो कमेंसमेंट में इनहेरिएंट देन हर इंटरेस्ट इन होल्डिंग सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 107, 107 में जो जिस तरीके का बताया है, और 102 जो है डिवोल्व करेगा अपॉन ए नियरेस्ट सर्वाइविंग हेयर the last male भूमिधर आसामी गवर्नमेंट लीजी एज द केस में बी, जैसा भी इस कोड के अकॉर्डिंग होगा उस तरीके से होगा, यानी जैसी स्थिति होगी उसी स्थिति के अनुसार किया जाएगा। सेक्शन 110, सक्सेशन टू वुमेन होल्डिंग अदरवाइज देन एज ए फीमेल हेयर, यदि स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भू धारक का उत्तराधिकार जो है ये बेहर यानी फीमेल भूमिधर आसामी और गवर्नमेंट लीजी डाई, जहाँ पे ये जो है आसामी है, कोई भूमिधर या गवर्नमेंट लीजी है, वो एक्सपायर हो जाता है आफ्टर द ऑफ दिस कोड, देन हर इंटरेस्ट इन एनी होल्डिंग और पार्ट्स, उसका जो इंटरेस्ट है उसका जो होल्डिंग का जो उत्तराधिकारी होगा इट्स पार्ट का, इसके कोई पार्ट का सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 107 और 109 डिवॉल्व इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर ऑफ द सक्सेशन गिवन बिलो, ये उसके 107 के अकॉर्डिंग होगा। और ये नीचे दिए गए हैं सन अनमैरिड डॉटर सन्स, सन और सन्स, सन और सन, प्री डिजीज सन्स विडो एंड प्री डिजीज सन और प्री डिजीज सन्स विडो इन इक्वल शेयर पर स्ट्रिप्स, उनको जो है बराबर का शेयर मिलेगा जैसे भी है।
जो बताया गया कि यानी कि जो उसकी पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये स्थायी भूमिधर तो नहीं है, ये पट्टेदार है, और जिस जोत का पट्टेदार है उसका जो हित है 107 और 109 के अकॉर्डिंग उसको उसके उत्तराधिकार क्रम में दिया जाएगा। जैसे पुत्र है, वाइफ पुत्री है, पुत्र है, पुत्र के पुत्र का पुत्र या पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व पुत्र पुत्र की विधवा की शाखा को समान अंशों में यानी इक्वल शेयर में उनको दिया जाएगा, इक्वल शेयर। ठीक है, जो भी दिया। और इसके प्रोवाइजो है, फर्स्टली दैट द नियर सेल एक्सक्लूड द रिमोटर इन द सेम ब्रांच। प्रोवाइजो दूसरा है, सेकेंडली दैट ए विडो हु हैज रीमैरिड सेल बी एक्सक्लूड। जिसने जो है दूसरी शादी कर ली उसको बाहर कर दिया जाएगा। और जो इसमें जो ये ऐसी शाखा है जो निकटतम दूरत्व को अपरिदित यानी उसको भी दूर कर दिया जाएगा। इसकी बी है हस्बैंड, हस्बैंड है, और सी को हटा दिया गया है। अभी मैरिड डॉटर है, मैरिड डॉटर और डॉटर्स सन, या उसका जो डॉटर है उसके सन को मिलेगा, फादर को, विडो मदर को, और उसके ब्रोदर में और सन में सेम फादर है यदि, तो उसको भी एज पर दी लॉ अकॉर्डिंग दी डिस्कॉर्ड। और अनमैरिड सिस्टर है, अनमैरिड सिस्टर को, मैरिड सिस्टर को, और सिस्टर्स सन को ये सब मिलेगा। अभी 111 है, 111 में अलग दिया गया है, क्या है कि जो भी धार्मिक धार्मिक जो विनाश है उसकी प्रतिव्यक्तियां हैं यानी इंडोमेंट्स हैं, उनमें ये लागू नहीं होगा। जैसे कि आपका मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है प्रॉपर्टी, या हिंदू देवस्थान की है, ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी सेक्शन 112, interest of co-tenure holder to pass by survivorship where before or after the commencement of this code, two or more co-widow inherit the interest of male tenure holder, and any one of them die or remarried after such commencement without leaving any heir entitled to succeed in accordance with Section A 108, the interest of such co-widow shall pass by survivorship to the survivor widow, and where there are two or more survivor co-widow then to the survivor और co-widow in equal share, उनको एक इक्वल शेयर में मिल जाएगा। और यदि कोई भी उसका कोई लिविंग इंटाइटल सक्सीड नहीं है तो उसको 108 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अभी सबसेक्शन 2 है, वेयर एनी लैंड इज हेल्ड बाय टू और मोर को टेन्योर होल्डर। जो कोई भूमि है वो दो या दो से अधिक सह सहयोगी टेन्योर होल्डर के पास है, यानी जहाँ कोई भूमि सह खातेदारों द्वारा धृत और इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात उसमें किसी एक को एक की धारा 108 में इंटरेस्ट सच टेन्योर होल्डर शैल पास टू सर्वर को टेन्योर होल्डर्स इन इक्वल शेयर, उनको इक्वल शेयर में दिया जाएगा। अभी सेक्शन 113, 113 person other than Indian citizen and person of Indian origin not inherit। यदि कोई इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ उसने कहीं दूसरी जगह की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, वो इंडियन सिटीजन नहीं हुआ। पर्सन एक्वायर सिटीजनशिप द अदर कंट्री, उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो उसको कोई इनहेरिएंट इनहेरिएंट जो रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, कोई उसको वसीयत नहीं की जाएगी। वो किस तरह की भी भूमिका अधिकार नहीं रखता यदि जिस व्यक्ति ने इंडियन है या इंडियन के होने के नाते भी उसने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट एनी काइंड ऑफ इनहेरिएंट इन दी सक्सेशन। अभी सेक्शन 114, अदर कंडीशन रिगार्डिंग दी रिवोल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या है, द रिवोल्यूशन इंटरेस्ट in any holding under this chapter shall be subjected to the following condition। देखिए, जो भी रिवोल्यूशन की सब संबंधित शर्तें हैं वो किस तरीके से जोत के हित में जो रिवोल्यूशन होगा।
इफ ए भूमिधर असामी और गवर्नमेंट लीजी डाई, यदि भूमिधर है असामी है और या गवर्नमेंट लीजी है और वो एक्सपायर हो जाता है, इंटरेस्ट एंड एट द टाइम ऑफ द हिज डेथ, उसके मरने के टाइम जो चाइल्ड उसकी माँ के गर्भ में है, साथ ही साथ वो जो है बोर्न ले लेता है, जिंदा वो पैदा हो जाता है, देन सच चाइल्ड शैल हैव द सेम राइट, उसको बराबर का राइट मिलेगा, सेम राइट मिलेगा, एंड एज इफ ही और सी हैड बीन बोर्न, यदि उसका जन्म हो चुका था पहले ही उसके सामने, तो उस तरीके से ही उसको जो है नियरेंट, और ये माना जाएगा कि सारा इसमें वेस्ट है, ये जैसा कि उसमें था भूमिधर आसामी, यानी भूमिधर आसामी ट्रांसफरेबल राइट तो रखता नहीं है, तो उसको उसी तरीके का वो भूमिधर और आसामी भी रहेगा जो उसके वोम में बच्चा है यदि वो जिंदा पैदा हो जाता है, ये इसमें ऐसा दिया गया है। अभी सेक्शन 115 ईचेट है, ईचेट को बोलते हैं राजगामी संपत्ति। राजगामी संपत्ति क्या है कि जब कोई हेयर नहीं रहता, कोई उत्तराधिकार नहीं रहता, तो सब डिविजनल ऑफिसर वो उस संपत्ति को अपने अंडर कर लेता है, और अपने अंडर करने के बाद में उसको 1 साल के जो पीरियड होता है इसका रेवेन्यू का, कि 1 ईयर का, उस 1 ईयर के लिए वो किसी को लीज पे दे देता है या किसी को भी वो अपने अधिकार से बाहर देकर अपने अधिकार के अंदर दे देता है, जैसे कि इस एग्रीकल्चर ईयर में और इस मैनर में और इस एक्ट में प्रेस्क्राइब किया गया है। अभी सबसेक्शन 2 बात करती है द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एवरी लीज अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सच एज में बी प्रेस्क्राइब, और जैसा भी उपधारा में पट्टे के निबंधन की जो भी शर्त है वो उस तरह की विहित की जाएगी। अभी सबसेक्शन 3 की बात करती है इफ, यदि 3 ईयर ऑफ द डेट विच द सब डिविजनल ऑफिसर टेक, वो जो सब डिविजनल ऑफिसर लेता है पोजेसन उस प्रॉपर्टी की, और कोई जो है उसे क्लेम करने के लिए नहीं आता 3 साल तक, यदि एप्लीकेशन देता है तो वो रिस्टोर करेगा आफ्टर इंक्वायरी एज में ही थिंक फिट, जैसा भी है उचित समझे, और यदि उसको लगता है कि ये प्रॉपर उसी का हेयर है और इसको ये उचित है, इसको जो भी इसका इनहेरिएंट पावर है, इनहेरिएंट इसका पोजीशन बनती है, तो तब वह उसको देगा आफ्टर इंक्वायरी, अदरवाइज वह राजगामी संपत्ति हो जाएगी, इचेट कहलाएगी। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर, और यदि कोई सच में उसका उत्तराधिकारी है और वो जो सब डिविजनल ऑफिसर है उसको नहीं देता और वो एग्रीड पर्सन कहलाएगा, तो उसके ऑर्डर जो वो रिजेक्टिंग करेगा और उसका रिजेक्ट कर देता है, और वह एग्रीड पर्सन है और सच में उस संपत्ति का मालकीना हक रखता है, तो वह डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेगा 144 में और 45। 144 में डिक्लेरेटरी सूट का मतलब है कि मेरी लीगल जो मेरी सिचुएशन बताइए कि क्या मैं इस संपत्ति का अधिकारी हूँ नहीं हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट बताती है कि आप संपत्ति के वाकई में एक लीगल राइट्स रखते हो और इसके आप उत्तराधिकारी हैं। अभी सबसेक्शन 5 बात करती है द सब डिविजनल ऑफिसर शैल कंटिन्यू टू लीज आउट द लैंड इन अकॉर्डेंस विद द सबसेक्शन 1 और 2 टिल द सूट रेफर्ड इन सबसेक्शन 4 इज फाइनली डिसाइडेड, यदि वो जो अभी ऊपर बताया गया वन डिक्लेरेटरी सूट में या जैसे भी उसको फाइनल नहीं होता, तो वह रिजेक्ट कर देगा, या जो भी है वह उचित समझता है आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्ट। सेक्शन अभी सबसेक्शन 6 इफ नो क्लेमेंट अपियर, और यदि उसमें उस संपत्ति में जो संपत्ति है ई चैट की जिसका कोई भी हकदार नहीं था और सब डिविजनल ऑफिसर ने उस संपत्ति को लीज पर दे दी है और कोई भी अपियर नहीं होता क्लेम करने के लिए, तो तब क्या करेगा, 3 ईयर ऑफ द डेट टेकिंग पोजीशन ऑफ द लैंड सब डिविजनल ऑफिसर हैज बीन रिजेक्टेड अंडर द नॉट सूट अकॉर्डिंग दिस सबसेक्शन और 4 में है, और द सूट इफ फाइल्ड, यदि कोई सूट फाइल कर देता है फाइनली डिसमिस्ड, देन द लैंड शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन ग्राम पंचायत, रिजेक्टेड हो जाएगी तो ग्राम पंचायत में हो जाएगी, जैसा कि सेक्शन 59 में बताया गया था, और फ्रॉम द डेट नेमली, इस तरीके से जो है जिस डेट की उसको करा जाएगा। अभी इसका क्लोज सब क्लोज ए, वेयर where no claimant appear from the date of expiry of 3 year period referred
टू इन सबसेक्शन 3। और यदि 3 साल तक, एक्सपायरी डेट कब है, 3 ईयर का पीरियड, और वह नहीं आता, तो सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि रिजेक्ट कर देगा और डज नॉट फाइल सूट अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन, और कोई सूट फिर वो फाइल नहीं कर सकता। अभी बी है, वेयर द क्लेमेंट डज नॉट फाइल ए सूट फॉर डिक्लेरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर पीरियड रेफर्ड टू इन सबसेक्शन। ये यदि बंदा, यदि वो जो सक्सेशन का जो उत्तराधिकारी जो है, वह क्लेम करता है कि मैं इसका एक उत्तराधिकारी हूँ, और सब डिविजनल ऑफिसर उसकी एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको वो रिस्टोर कर देगा, उसको जमीन जो है, जो लैंड है, जो भी होल्डिंग है, उसको वो मिल जाएगी, और उसका फिर वो जो भी इंटाइटल पोजेसन है वो उसको मिलेगी, टाइटल पोजीशन मिलेगी, जो भी उसको रेंट रिलीज कर देगा, और डिडक्शन ऑफ ऑल एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रेस्पेक्ट ऑफ सच लैंड एक्सपेंस और दी मैनेजमेंट, उससे कॉस्ट ले ली जाएगी। अभी डिवीजन का मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ कि किस तरीके से जो है विभाजन होगा। वैसे तो इसमें इसकी जो है 116 और 117 डिवीजन की बात करता है। चलो मैं देखता हूँ इसका, क्योंकि दो ही सेक्शन है, वैसे तो लंबी वीडियो होगी। शूट फॉर डिवीजन ऑफ होल्डिंग। ए भूमिधर, ए भूमिधर में शू फॉर द डिवीजन ऑफ द होल्डिंग ऑफ विच ही इज ए कोशेयर। यदि कोई कोशेयर है, सह सहयोगी भूमि धर है, तो तब वो डिवीजन कर सकता है, उस जोत का बंटवारा कर सकता है, और बंटवारा करने के बाद में वाद भी वो बंटवारे का वाद ला सकता है। क्या है कि इन एवरी सच सूट, प्रत्येक ऐसे वाद, द कोर्ट में आल्सो डिवाइड द ट्रीज, वेल एंड अदर इम्प्रूवमेंट्स एग्जिस्टिंग ऑन सच होल्डिंग। जो उस होल्डिंग में जो है, ट्री है, वेल्स है, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स है, जैसे कुछ नया बनाया हो, जो भी एग्जिस्टिंग कर रही है, बट वेयर सच डिवाइड डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन कई बार उसका बंटवारा होना संभव नहीं है, तो उन कंडीशनों में क्या होगा, द ट्री, वेल्स एंड अदर इम्प्रूवमेंट अफोरसाइड एंड वैल्यूएशन thereof shall be divided and adjusted in the manner prescribed। तब उनकी क्या करेगा कि वैल्यू लगाएगा। जैसे एक लैंड की वैल्यू लगती है ड्यूरिंग दी कंसोलिडेशन, जब हम इसकी चकबंदी वगैरह कराते हैं, तो तब एक जमीन की वैल्यूएशन लगती है, तो उसी अधिकार से एक वैल्यूएशन लगा करके उसको डिवीजन कर सकते हैं। यदि ऐसा ऐसा संभव नहीं है कि डिवाइड करने के लिए, तो वैल्यूएशन लगा करके हम उसको, यानी कि जो कोड में दिया गया है, हमने जो कोड में दिया गया है उस तरीके से उसका जो बंटवारा कर सकता है, कौन कर सकता है, सब डिविजन ऑफिसर। अभी सबसेक्शन 3 बात करती है, वन सूट में बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द डिवीजन ऑफ मोर होल्डिंग देन वन वेयर ऑल द पार्टीज टू द सूट अदर देन ग्राम पंचायत और जॉइंटली इंटरेस्टेड इन सच इन ईच ऑफ द होल्डिंग। यदि ग्राम पंचायत भिन्नवाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हो, और वहां एक से अधिक जोतों का विभाजन के लिए एक ही वाद संसिद्ध किया जा सकता है। यानी कि जब, ये तो सीपीसी में भी बताया गया है कि यदि बहुत सारे जो है एक साथ पक्षकार हैं, तो उनको एक ही वाद में उनका निपटारा किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग वाद चलाने से कोर्ट का समय भी बर्बाद होगा, और खर्चा भी ज्यादा लगेगा, और अलग अलग एक ही वाद में वो निपटारा। अभी सबसेक्शन 4 बोलती है, टू एवरी सूट अंडर दिस सेक्शन द ग्राम पंचायत कंसर्न शैल बी मेड ए पार्टी। लेकिन ग्राम पंचायत उसमें जो है, एवरी सूट में, जो प्रत्येक सूट में इस सेक्शन के आधार पर ग्राम पंचायत जो है उसमें पार्टी रहेगी। अभी सेक्शन 117 ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन सूट ऑफ फॉर डिवीजन होल्डिंग, यानी जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य, क्या ड्यूटी है कोर्ट की उस होल्डिंग के बारे में। फर्स्ट है, सबसेक्शन 1 है, इन एवरी सूट, प्रत्येक सूट में, फॉर द डिवीजन, जो बंटवारे का हो रहा है, उस होल्डिंग का हो रहा है, 116 के आधार पर जो बताया है, असिस्टेंट कलेक्टर ए फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो जिस तरह का जो मैनर बताया गया उस तरीके से उसको फॉलो करेगा। बी है,
एप्रोपोर्शन, एप्रोपोर्शन द लैंड, यानी ए proportion of the land revenue payable in respect of each such division। 117 में बताया कि ऐसी प्रक्रिया का जो पालन करेगा, जो उस जो विहित की गई हो, और जो बी में बताया गया है, बी में कि प्रत्येक विभाजन के संबंध में दे भू राजस्व को प्रभावित करेगा। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच डिवीजन, हर एक जो बंटवारा होगा उसमें भाई रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू हो वो पेबल होगा उसके रेस्पेक्ट में। अभी Subsection 2. A division of holding referred in Section 116 shall not be affect the joint liability of tenure holder thereof in respect of land revenue payable before the date of the final degree। भाई फाइनल डिग्री से पहले ही जो 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 फाइनल डिग्री है, यानी अंतिम डिग्री के दिनांक के पूर्व ही भू राजस्व के संबंध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो जो जॉइंट लाइबिलिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डियर, ये जो अब 117 और 116 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चैप्टर 9 का ये सरेंडर एंड अबंडनमेंट है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करता हूँ, जिसमें समर्पण और परित्याग, यानी कोई हैंड ओवर कर दे, सरेंडर कर दिया, या फिर उसका उसको छोड़ दे, त्याग कर दे, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। सो if it is useful for you, please like and subscribe and share. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.